एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हो लिंग विद्यालय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना प्रकरण चल रहा है लिंग की मूल अवधारणा। तो इसमें 4 नंबर की जो अवधारणा है नारीवादिता, इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आगे जो नारीवादिता की परिभाषा पढ़ ली थी, तो नारीवाद की जो विशेषताएं हैं उनका अपन अध्ययन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है वैचारिक प्रक्रिया। वैचारिक क्रिया। तो आप देखते हो एक स्त्री और एक उसके 4 आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे से सही समतल। जो नारी की जो विशेषता है उनमें वैचारिक स्थिति का अभाव होता है, जिससे कि वो पूर्ण रूप से जितने विचार एक जेंट्स में होते हैं उतने विचार एक नारी के अंतर्गत भी हो सकते हैं। लेकिन उनको पर्याप्त उचित अवसर दिया जाए उन विचारों को व्यक्त करने के लिए, न कि ऐसा न हो कि जेंट्स से अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त किया जाए, जबकि नारी के द्वारा सही और उचित रूप से जो विचार हैं उनके जो उनसे भी प्रयुक्त किए जाने चाहिए। जबकि एक नारी है जो भूखी रहकर भी अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती है, जबकि ऐसा एक पुरुष के द्वारा नहीं हो सकता। अब सेकंड पॉइंट आता है सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया। आप देखते हो एक जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से समान कार्य करने के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन अपन अधिकतर देखते हैं कि जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें जेंट्स अधिक भाग लेते हैं, क्योंकि वो जो उनकी विशेषताओं के अनुरूप, जबकि नारी को भी उतना ही अधिकार है समाज जो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का। जबकि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें जेंट्स भाग लेते हैं, कुछ कार्यक्रम अधिकतर ऐसे होते हैं जिनमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ऐसा ना हो कि केवल जेंट्स ही जेंट्स भाग ले, ऐसा भी ना हो केवल जो दूसरा वर्ग है वो भाग ले। दोनों में एक सामाजिक प्रक्रिया, एक लैंगिक असमानता का जो भेदभाव उत्पन्न होता है वो भेदभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक प्रक्रिया। सांस्कृतिक क्रिया। आप देखते हो एक जेंट्स और एक पुरुष अपनी अपनी जो सांस्कृतिक होते हैं उसको एक दूसरे के विचारों को व्यक्त करने के लिए जब उनको मौका मिलता है तो वो दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं हो कि केवल एक जेंट्स ही अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करे, जो संस्कृति की जो प्रक्रिया है उसको, जबकि जो दूसरा वर्ग है लेडीज या महिला वर्ग को भी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया में या जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी समान रूप से भाग लेने का अधिकार है, और वो भी उनकी जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है समान रूप से चलनी चाहिए। ये भी एक लैंगिक असमानता का कारणों में बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद
अगली जो है धार्मिक विचार की प्रक्रिया। आप देखते हो धार्मिक विचार एक जेंट्स और एक लेडीज के दोनों को समान रूप से समान होना चाहिए। जो धार्मिक एक्टिविटी होती है जिसमें दोनों को अपने संतुलित और अपने समाज के अनुरूपित धार्मिक जो विचारों में भाग चारों की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना चाहिए। और उसमें उसके साथ साथ और भी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें समय जो धार्मिक यदि आप देखते हो एक जेंट्स अच्छे धार्मिक कार्य करता है तो जेंट्स को धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, जबकि एक लेडीज अच्छा कार्य कर सकती है तो उसको धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेनी चाहिए। पांचवा है व्यवहारिक प्रक्रिया। तो इसमें आप देखते हो एक जेंट्स और एक लेडीज का दोनों का समान रूप से अपना व्यवहार होना चाहिए। व्यवहारिक प्रक्रिया में आप देखते हो एक दूसरे को जो अपना समाज रहता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपना अपना व्यवहार रहता है, कौन व्यक्ति से कितना अच्छा व्यवहार करता है किससे नहीं। ये सब कुछ एक अच्छी लेडीज की और अच्छे जेंट्स की दोनों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है। ऐसा नहीं हो कि हम एक ही लोगों से एक अच्छे लोग तो जबकि और अन्य लोगों से भी हम उसका जो समाज के अंदर कैसा व्यवहार है कैसा नहीं है, क्या उसका डेवलपमेंट होता है सामाजिक, क्या उसका व्यवहारिक होता है, ये सब चीज़ें हमें जो व्यवहारिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद अगला आता है तर्क चिंतन की प्रक्रिया। एक नारी को भी उतना ही स्थान उतना ही में दिया जाना चाहिए कि एक किसी भी वस्तु के लिए तर्क और चिंतन। तर्क होता है एक जो भी बात कर रहे हो उसके पक्ष विपक्ष में बातें करना। एक चिंतन होता है कि अपन किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसको सोच के चिंतन करके मनन करके उसका विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि केवल अपन किसी चीज़ का बहुत जल्दी भी अपन को चिंतन नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा वक्त भी उसमें नहीं लेना चाहिए। औसतन रूप से सोच विचार कर और सोच तर्क देकर, तर्क में भी ऐसा होता है कि अपन जिस विचार के बारे में बात करें उसी के विचार के बारे में तर्क दिया जाना। ये नहीं है कि अपन बातें कर रहे हैं और चीज़ के विचार मांग रहे किसी अन्य चीज़ के बारे में आप विचार दे रहे हो और किसी दूसरे कारणों के उसमें, तो ऐसा भी हमारे सामने नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है विचारों के विश्लेषण की प्रक्रिया। आप देखते हो जो विचारों का जो विश्लेषण होता है, एक दूसरे के सोचने विचारने की शक्ति अलग अलग होती है। आप देखते हो कि एक घर में एक जेंट्स और लेडीज अपने अपने विचारों को कार्य करते हैं तो उसका निर्णय अपने विचारों का विश्लेषण एक दूसरे के सामने करके कर सकते हैं। उसकी ये एक क्रिया आप देखते हो कि
अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए चारों का जब तक अपन एक विश्लेषण नहीं करेंगे तो उस कार्य के प्रति अपन एक अच्छे से उसके प्रति अपन अच्छे विचार नहीं दे पाएंगे, अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, अच्छे स्वाभाविक जो कार्यवाही है वो भी नहीं हो पाएगी। इसके साथ अगला पॉइंट आता है विविधता की क्रिया। आप देखते हो जो नारीवादिता है इसमें अनेक विचार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कार्य के अंतर्गत आप देखते हो किसी भी चीज़ को लेकर तो हर चीज़ के विचार अलग अलग देखने को मिलेंगे। आप देखते हो कोई भी कार्य लो, हर इंसान के विचार अलग अलग हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे महिला हो, दोनों को आप देख सकते हैं। और जबकि भारत में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं क्षेत्रीयवाद की और भी है। जो आप देखते हो नारी की जो स्थिति थी एंशिएंट काल में अलग थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में दयनीय स्थिति होगी और उसके साथ मुगल काल की स्थिति अलग है, अंग्रेजों के काल के अलग है और उसके साथ साथ वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसकी अलग है। इसके बाद अपना आगे आता है नारीवादिता की सिद्धांत। तो इस चीज को देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है जो आप देखो सिद्धांत जो नारीवादिता के सिद्धांत वो अनेक व्यक्तियों ने अलग अलग दिए हैं। प्रत्येक का अपने अपने विचारों के अनुसार अपन अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सोच के अनुसार अपन सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं, सिद्धांत दे सकते हैं जिस चीज़ का भी अध्ययन करके। तो इसमें सबसे पहले आता है लिंग भेद संबंधी सिद्धांत। आप देखते हो एक स्त्री और पुरुष दोनों के मध्य एक लिंग भेद संबंधी सिद्धांत उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे को अपने जेंडर के तो संबंधी सिद्धांत हैं। जो इसमें अनेक वैज्ञानिक को ने इस सिद्धांत के बारे में जो चीज़ें दी हैं उसके इस सिद्धांत के जो प्रमुख समय है वो बेकर, फिलर, बर्नी कोच, गिलगिन, केसलर, मैनाकेना आदि जो इसके जो वैज्ञानिक हैं, जो विचारक हैं, जो विचारक हैं, जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं, जो अच्छे समर्थक हैं, जो इन्होंने इस सिद्धांत के प्रति जो कार्य किया है वो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एक बालक और बालिकाओं में खेल में भी अंतर पाया जाता है। एक
बालक अच्छे से सारा खेल खेल सकता है तो एक बालिका सारे खेलों के अच्छा नहीं कर सकती। इसी प्रकार एक बालिका है जो बहुत सारे अपने अंदर की क्षमता के कार्य कर सकते हैं, उन क्षमताओं के कार्यों को एक बालक नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लिंग असमानता का सिद्धांत। तो आप देख तो जो लिंग की असमानता है जो पूरे विश्व में अपन को देखने को मिलती है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे भी लिंग की जो असमानता है जो अपन को देखने को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं हो कि इसमें आप देखते हो चाहे किसी भी विकसित देश में चल जाओ और चाहे किसी भी विकासशील देश और चाहे जो विकास की ओर अग्रसर जो देश हैं उनमें भी चल जाओ तो किसी देश में 1 से 2% मिलती है तो विकासशील देशों में 20 से 30% देखने को मिल सकती है। और जो विकास की ओर अग्रसर है जो गरीब देश है उनमें 40 से 50% ये स्थिति हमें लिंग असमानता की देखने को मिलती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बालक और एक बालिकाओं को समान रूप से समान कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि जिसकी जो अच्छी योग्यता होगी वो अपने सामने उस योग्यता पर अपने विचारों को अपने सामने अच्छे से दे सकता है, अपने प्रस्तुत कर सकता है, क्या उसमें योग्यता क्या काबिलियत है उन सब को। तो इसमें इसके निम्न सिद्धांत है। अब लिंग की असमानता कई जगह हमें देखने को मिलती है। जो एक जेंट्स के पास जो कार्य होते हैं, कार्य करने की क्षमता होते हैं, अधिकार होते हैं, ये सब अधिकार एक नारी के प्रति या नारी के पास में नहीं होते हैं, जिनसे इनमें लिंग में असमानता का सिद्धांत उत्पन्न होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है लिंग समानता का उदारतावादी सिद्धांत। आप देखते हो इस प्रकार से उदारवादी भाई जो लिंग की असमानता है जिसको उसके अंतर्गत एक जेंट्स और एक पुरुष में सबसे पहले ये अंतर योनिगत जो अंतर होते हैं वो पाए जाते हैं। उसी के आधार पर उनमें शारीरिक बनावट और भी कार्य करने की क्षमता, इन सब में लिंग भेद के जो उदारतावादी है उसके अनुरूपित आते हैं। तो इससे आप देखते हो कि एक जेंट्स और एक उसमें लिंग असमानता अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि इस उदारवादी सिद्धांत के कारण हम इसको समाप्त कर सकते हैं। और अपना जो कार्य है जो इस एक स्त्री और पुरुष अपनी जिस स्थिति के अनुरूप भी असमानता को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ अगला पॉइंट आता है लिंग असमानता का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत। आप देखते हो इस सिद्धांत का जो
समर्थन किया गया है, जो मार्क्स और उसका एक साथ है उसके द्वारा इस सिद्धांत को वो किया गया है। मार्क्स और एंजेलस, इन दोनों ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है, तो ये दोनों ने ये जो मार्क्स है, मार्क्स की इसकी एक पुस्तक है, इसमें इन्होंने जो मार्क्स आदि सिद्धांत है इसका जो उन्होंने इसके प्रतिरूप जो सिद्धांत दिए हैं वो करने चाहिए। इसके बाद अगला आता है लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत। तो आप देखते हो प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दृष्टि ऐसा नहीं है, किसी कार्य का इनका चर्चा करके या शोध कार्य करके सिद्धांतों को दिया गया है। तो इसमें जो लिंग का जो उत्पीड़नीय जो सिद्धांत वो अनेक रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले लिंग उत्पीड़न का मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद सिद्धांत। तो आप देखते हो एक लिंग उत्पीड़न का जो मनोविश्लेषण या जो नारीवाद सिद्धांत है, इसमें एक जेंट्स के द्वारा एक लेडीज या फीमेल को उत्पीड़न किया जाता है, साइकोलॉजी उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके सामने ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, उसके सामने मन अड़ंत या काल्पनिक क्रियाएं जो वर्तमान समय में काफ़ी जगह होती रहती हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। एक फ्रायड ने लिंग असमानता के बारे में बताया है, जबकि हमें एक दूसरे को इसी प्रकार से उत्पीड़न कार्य के लिए उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको अच्छे से जब उसकी इच्छा करते हो तो उसको आवश्यक रूप से उस चीज़ के लिए टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए। एक चीज़ को जब किसी व्यक्ति को नाजायज और उसका फायदा उठाया जाए, ऐसा भी हमें नहीं वो करना चाहिए। उसके बाद अगला आता है लिंग उत्पीड़न का उग्र नारीवाद सिद्धांत। आप देखते हो जो लिंग उत्पीड़न का जो उग्र जो नारीवाद का सिद्धांत है, जो अनेक रूपों जैसे धर्म, समाज, जाति आदि ऐसी चीज़ों के आधार पर उग्र जो नारीवाद का सिद्धांत आया है, जो इन चीज़ों के कारण
हमने स्थिति को देखा है, उसके बाद इस सिद्धांत का कार्य क्या प्रतिपादन किया है, उसके साथ साथ आर्थिक सामाजिक वैचारिक और ये जो सांस्कृतिक का एक्टिविटी या कार्यक्रमों के तहत वे जो महिला वर्ग है उसको उत्पीड़न किया जाता है। और उग्र जब वो इस प्रकार से ज़्यादा कार्य करते हैं तो वो एक उग्र सिद्धांत के उसमें आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लिंग उत्पीड़न का समाजवादी सिद्धांत। तो आप देखते हो कि एक व्यक्ति चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो उसको किसी प्रकार से किसी कार्य करने के लिए उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। कि आप देखते हो एक समाज में एक जेंट्स और एक लेडीज दोनों को समान अधिकार होते हैं, जबकि जो लेडीज होती है उसके प्रति ऐसा कार्य ऐसी सोच क्यों रखी जाती है। ये एक जेंट्स की नकारात्मक सोच के अंतर्गत आती है। और उसके साथ एक समाजवादी जो सिद्धांत है, इसमें समाज के कुछ लोग एक जेंट्स और लेडीज कार्य करते हैं तो चले कि प्रत्येक कार्य के अंतर्गत हमें समाज से का ध्यान रखना होगा या समाज से इजाज़त लेनी होगी। ऐसा नहीं होता है। कहीं पर आप देखते हो कि कुछ लोगों के साथ समाजवादी जो सिद्धांत होता है उसमें बहुत अन्याय और बहुत बेइज्जती की जाती है। ऐसा हमारे समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं किया जाना चाहिए कि एक स्त्री पुरुष या जो बालक बालिकाएं जो भी कार्य करते हैं उनको अच्छे से अपने समाज में कार्य करने का अच्छे कार्यों के लिए टाइम देना चाहिए, बल्कि जो गलत कार्य हैं उनके लिए उनको रोक भी लगानी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सामाजिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो लेकिन कुछ कार्य कर लेते हैं तो उसके बाद समाज में उन कार्यों के प्रति अधिक रुचि दिखाने लगता है। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। जो हिसाब के जिस चीज़ का विचारिकता को देखते हो उसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा नहीं हो। इसके साथ ये जो सिद्धांत हैं नारीवादात्मक सिद्धांत खत्म होते हैं और जो लिंग की मूल अवधारणा ये खत्म होते हैं। इसके साथ आगे आने वाले अध्याय को अपन अगली जो वीडियो आएगी, अगली जो क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे।